नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का वो रिकॉर्ड तोड़ ही दिया कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा है, जो समय सीमा रही, और आज वो तारीख 10 जून जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बात 12 सालों की भी करेंगे, क्योंकि इन 12 सालों में कई ऐसे बड़े फैसले रहे हैं जिन्होंने भारत की बड़ी तस्वीर बदली है। कई बड़ी योजनाएं रही हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी में एक बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आए हैं। आखिरी पायदान तक, देश के आखिरी कोने तक कहा जा सकता है उन योजनाओं का असर दिखा है। लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन 12 सालों में हम विचारधारा बदल पाए हैं? क्या हम नेशनलिज्म की जब बात करते हैं, राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं, क्या उसकी तरफ अपने युवाओं को, अपने देश को आगे बढ़ा पाए हैं? क्या 24x7 की जो पॉलिटिक्स पीएम मोदी ने एक अलग शैली की शुरुआत की, संवाद की, और 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपको जनता के लिए काम करना है, इन 12 सालों में यह भी देखने को मिला। और कई राजनीतिक दलों के लिए कहा जा सकता है यह एक बड़ी प्रेरणा है, खासतौर से जो विपक्षी दल हैं, कि सिर्फ चुनाव से पहले, एक समय हुआ करता था कि चुनाव से पहले ही जो है वो नेता गांव में दिखते थे, लोगों के बीच में जनसंवाद करते थे, छोटी छोटी जनसभाएं करते थे। लेकिन इन 12 सालों में यह भी एक बड़ी शैली की शुरुआत हुई है कि आपको, अगर आपको राजनीति करनी है, सियासत करनी है हिंदुस्तान की, तो आपको 24 घंटे 7 दिन जनता के बीच रहना होगा। और शायद इसीलिए संवाद की जो सियासत है वो पीएम मोदी ने इन 12 सालों में देश के सामने रखा है। वो चाहे चाय पर चर्चा की बात के, चाय पर चर्चा का बड़ा कैंपेन लॉन्च किया, मन की बात के माध्यम से पीएम मोदी ने संवाद किया, लोगों से जुड़े रहे, परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से बच्चों से जुड़े रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने देखा कि कोविड काल में तो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जनता के बीच, जनता के मुद्दों को लेकर उनसे बात करते रहे। हर एक बड़े समय पर, मौके पर, मंच पर हमने देखा कि पीएम मोदी लोगों से संवाद करते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, जब जब भी पीएम मोदी बाहर गए, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के लोग भारत दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, एक कार्यक्रम हमेशा रहा है भारतीय मूल के लोगों से बात करने का, संवाद करने का। और शायद इसीलिए पीएम मोदी हमेशा इन 12 सालों में कहते रहे कि हर एक भारतीय जो है ब्रांड एम्बेसडर है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। दुनिया भर से कहा जा सकता है पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश। ये 2 बड़ी तस्वीरें, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और बैठक में पीएम मोदी का अभिवादन, क्योंकि 12 साल तो पूरे ही हुए हैं। साथ साथ एक रिकॉर्ड भी पीएम मोदी के नाम अब जुड़ गया है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में, अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में भी देखें, जो 2001 से लेकर अब तक जोड़े, तो लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि लगभग 24 से 25 वर्ष सरकार का नेतृत्व किया है। और ये 2 बड़ी तस्वीरें, 22 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। 22 राज्यों के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं, वो अभिवादन, वो स्वागत। कुछ और तस्वीर, ये देखिए, 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बौद्ध मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिरला मंदिर दिल्ली के पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप देख पा रहे हैं कि हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। देश भर में आज कहा जा सकता है अलग अलग मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके लोगों ने पूजा अर्चना की है, क्योंकि उपलब्धियों के साल रहे इन 12 साल, बड़े फैसलों के साल रहे हैं। ऐसे फैसले जिनको छूने से पहले की सरकारें डरती थी कि कहीं वोट बैंक की सियासत न उनकी खिसक जाए। वो चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 का मुद्दा हो, या दूसरे बड़े मुद्दे हो, या वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा हो, कई बड़े मुद्दे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हम अपने गेस्ट से, अपने पैनलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन 12 सालों में देश के युवाओं के अंदर वो राष्ट्रवाद, वो नेशन फर्स्ट की भावना को हम और जागृत कर पाए हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 2 खास बड़े मेहमान, उनसे एक बड़ा विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बात इसकी। पीएम मोदी के 12 साल, बात इसकी भी। पर आज चर्चा इसकी भी होगी, क्या पिछले 12 साल में देश की विचारधारा बदली? क्या पिछले 12 साल में देश की सियासत बदली? क्या पिछले 12 साल में देश के प्रति सोचने का नजरिया लोगों का बदला? योजनाएं बनाना, उनको जन जन तक पहुंचाना सरकार का मुख्य ध्येय होता है। पर अगर एक देश की विचारधारा में ही बदलाव दिखने लगे, एक देश के सोचने के तरीके में ही प्रभाव दिखने लगे, तो सही मायने में यही है किसी देश का ही ट्रांसफॉर्म हो जाना। पीएम मोदी ने इन 12 सालों में सियासतदानों को यह बता दिया कि राजनीति पार्ट टाइम नहीं है,
जहां पर व्यापार के साथ साथ राजनीति भी करते रहे। 24x7 करने की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया गया। उस धारणा में बदलाव भी महसूस किया गया। जो नेता सिर्फ चुनाव में ही दिखते थे, उसके बाद नहीं, अब राजनेता को जनता के पास ही रहना पड़ता है, अपने क्षेत्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने उठाने पड़ते हैं। ये है बड़ा बदलाव इन 12 सालों का। 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं, जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए। 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले। विकास केंद्रित राजनीति पर फोकस किया गया। जाति धर्म से आगे सबका साथ सबका विकास पर राजनीति शुरू हुई। आवास, बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं पर चुनावी मुद्दे होने लगे। डिजिटल चुनावी प्रचार और जनसंपर्क पर बड़ा फोकस किया गया। चुनावी प्रचार हाईटेक और आधुनिक बना दिया गया। नमो ऐप, डिजिटल रैलियों से जनता से सीधे संवाद। लाभार्थी वर्ग यानी कि बेनिफिशियरी वर्ग को मजबूती मिली। गरीब और वंचित वर्ग तक बिना बिचौलियों के योजनाएं उन तक पहुंचने लगी। राष्ट्रवाद और कड़े फैसलों की राजनीति शुरू हुई। अनुच्छेद 370 को हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम राष्ट्रवाद भारतीय राजनीति का हिस्सा बनी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। यही वजह रही कि पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देश के कोने कोने में हुआ। इसने भारतीय राजनीति को एक शत वर्चस्व से बाहर निकाला, जहां भाजपा एक प्रमुख बड़ी ताकत बनकर उभर कर सामने आई। आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं। दिल्ली में आज बीजेपी सरकार के 22 मुख्यमंत्री पहुंचे। ये तस्वीरें बताती हैं कि इन 12 सालों में संवाद में सियासत करने के तरीके बदल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास, सुरक्षा, समृद्धि के नए आयाम हो रहे हैं और एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में उन्होंने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य किया है। बदलाव के 12 साल, विकास के 12 साल, बदलती तस्वीर के 12 साल। इन 12 साल में भारत ने जमकर काम किया और उसका असर भी दिखा। पर अभी एक लंबा सफर तय करना है, कई चुनौतियों को दूर करना है, क्योंकि विकसित भारत का सपना तो अभी भी बाकी है और इसीलिए सफर जारी है। तो बिल्कुल एक लंबा सफर तय करना है, विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करना है। चुनौतियां हैं, रहेंगी और चुनौतियों से निपटने के रास्ते भी तलाशने होंगे, लगातार तलाशे गए हैं। बड़े मुद्दे, धारा 370 एक बड़ा मुद्दा रहा है, राम मंदिर निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहा है, 3 तलाक जैसा बड़ा मुद्दा रहा, वोट बैंक की सियासत होती रही इस देश में इन 12 साल से, अगर पहले की बात करें हम। लेकिन ये ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिनको इन 12 सालों में हल किया गया है, समाधान निकला। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करते हैं। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा जी हैं, पूर्व कुलपति रह चुके हैं। बलदेव भाई शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, आपने समय निकाला। बलदेव भाई जी, अब अगर हम समझने की कोशिश करें इन 12 सालों में, तो देखिए ढेरों योजनाएं, हम चाहे जनधन की बात करें, स्वास्थ्य योजनाओं की बात करें, योजनाएं तो लोगों तक पहुंची है, पर क्या हम लोगों के अंदर वो माइंडसेट, वो देश के प्रति लगाव, वो नेशन फर्स्ट की भावना भी कुछ जागृत कर पाए हैं? आप बिल्कुल सही कहते हैं संतोष जी कि मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, राजनीति में 3 बड़े बदलाव सामने आए हैं। एक, राजनीति को सेवा का उपकरण बना दिया गया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करना, उसका उपभोग करना, ये नहीं, राजनीति सेवा का माध्यम बनी। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, और ये केवल सरकार का चिंतन नहीं है। जनता में जिस प्रकार से इस भावबोध को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने आरोपित किया है, संरक्षित किया है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब मोदी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया और देश भर में एक बड़ा संदेश गया। आपने सबने देखा है कि कितने प्रमुख लोग भी केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि निरंतरता के साथ अपने शहरों को, अपने मोहल्लों को साफ सफाई करते हुए न केवल देखे गए, बल्कि उसकी जागरूकता बढ़ी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्र सर्वोपरि को लेकर ये आया, जब मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ भ्रूण हत्याओं के लिए जो राज्य कुख्यात थे
वहां का रेशियो बदल गया, रेशियो बदल गया। तो ये जनता के अंदर जो राजनीति ने अपने राष्ट्रवादी भावों को संप्रेषित किया, उसका ही नतीजा है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मोदी जी जब मन की बात में बहुत सारे उदाहरण देश के कोने कोने से। मैं बलदेव भाई शर्मा आपके पास आऊंगा। आपने सही कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं इन 12 सालों में बात करने के लिए। योजनाएं तो ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया, लेकिन योजनाओं के साथ साथ उस विचारधारा में भी बड़ा बदलाव, नेशन फर्स्ट की भावना में भी बड़ा बदलाव। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ गए हैं, भूपेंद्र धर्माणी जी। उनसे मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, देश दुनिया से संदेश आ रहे हैं, वो एक बार हम सुन लेते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है। और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। 12 वर्ष सुशासन के, विकास के और देश को अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो एक रिकॉर्ड, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम था, उस रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रॉस कर रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए गर्व का विषय है और हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को देते हैं। तो एक नया कीर्तिमान लगातार 2014, 2019, 2024 में लगातार कहा जा सकता है 3 बार सरकार बना के, इसीलिए लगातार ये जो रिकॉर्ड है 4399 दिनों का, वो रिकॉर्ड टूट गया है। अब प्रधानमंत्री के रूप में, इकलौते प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रह चुके हैं। भूपेंद्र जी, इन 12 सालों को किस तरीके से देख पा रहे हैं? योजनाओं के लिहाज से तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, फैसलों के लिहाज से भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, लेकिन अगर इन 12 सालों को आप समराइज करना चाहें तो किस तरीके से देख पाएंगे एक बड़ा बदलाव, बड़ी तस्वीर? देखिए, ऐसा है कि ये जो 12 साल हैं, जब से मुझे लगता है कि हमने राजनीति को समझना शुरू किया है, मैं 70 की दशक की अगर बात करूं, 75 के बाद की, तो एक इतना बड़ा परिवर्तन है कि आज जनता में सरकार के ऊपर, सरकार के मुखिया के ऊपर विश्वास पैदा हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे ऐसे जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हम कह सकते हैं, जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करना, घर घर पानी पहुंचाना, बिजली 100% गांव में पहुंचाना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। लोग ऐसे रह रहे थे कि जैसे उनका जीवन ऐसे ही व्यतीत होने वाला, जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर उनको कोई बिजली मिल जाए, उसके लिए वो सिफारिशें लगाते थे। लेकिन अब लोग अपना अधिकार समझ रहे हैं, और ये अधिकार पैदा करना, लोगों को ये समझाना कि उनका ये अधिकार है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भी ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप देखिए किस प्रकार वेलफेयर योजनाएं जो हैं, वो जो कल्याणकारी योजनाओं का पैसा है, किस प्रकार बीच में से लीक होता था, वो अब 100% पहुंच रहा है। बहुत सारे मेरे को ऐसे लोग मिले हैं जिनका पैसा जो है वो कभी मिलता ही नहीं था, कभी किसी महीने मिलता था, किसी महीने नहीं मिलता था, अब उनके बैंक में जमा हो रहा है। ये जो चीजें हैं, ये कोई छोटी चीजें नहीं है। अब आज जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसमें हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो लोग ये कहते थे कि नेट तो है नहीं, लोगों को मोबाइल यूज करना नहीं आता है, ये कैसे चलेगा, आप ये देखिए कि उन सबको आज मैं समझता हूं कि सब्जी लेने वाले से लेकर आप किसी भी छोटी से छोटी शॉप पर चले जाएं, वहां पर आपको QR कोड मिल जाएगा, आप अपने फोन से पे कर सकते हैं। जो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा है।
ये जो आपने भूपेंद्र जी आपने कहा ना कि यूपीआई का जिक्र किया, आपने डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया, अब दुनिया के 9 ऐसे देश हैं जहां पर भारत का यूपीआई धड़ल्ले से उसका यूज होता है। हम चाहे बहरीन की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस की बात करें, तो ये भारत की ताकत है इन 12 सालों। जी नहीं, इसके अतिरिक्त जो आपने बात कही, मैं आपको अभी बता रहा था, अभी मैं लखनऊ से ही पिछले हफ्ते वापस आया हूं, मैं देख के हैरान था कि जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे, ये गंगा एक्सप्रेसवे देखिए ना, बिल्कुल वहां से दिल्ली पहुंचना 4 घंटे का काम रह गया है, देहरादून पहुंचना अब दिल्ली से सिर्फ 2.5-3 घंटे का काम रह गया है। अब ये जो चीजें ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रेन के अंदर जो रिफॉर्म आया है, स्टेशन के ऊपर कितनी बदबू आती थी, अब लोगों को लगता है कि कुछ हुआ है। बिल्कुल, लोगों को वो बदलाव नजर आ रहा है। इन 12 सालों में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, वो रिफॉर्म्स नजर आ रहा है। ठीक है, मैं बलदेव भाई के पास जाता हूं। बलदेव भाई, क्या आपको लगता है कि देखिए योजनाएं बनी, योजनाएं लोगों तक पहुंची, लोगों की जिंदगी भी बदली, लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव भी आया, लेकिन जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है विकास और धरोहर के बीच में, विकास और संस्कृति और सभ्यता के बीच में जो संतुलन रहा है वो भी देखने को मिला है कि विकास भी हुआ और धरोहर भी संरक्षित किए गए? देखिए, अब तक ये माना जाता रहा कि विकास होता है तो बात आती है, और विकास एक पैकेज की मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अभी कि छत्तीसगढ़ में जो संग्रहालय बनाया गया है जी, बस पूरी संस्कृति कितनी जीवंत होकर उभरी है, या सैनिकों के लिए जो स्मारक बनाए गए हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेज, क्योंकि देखिए बिना संस्कृति के संरक्षण के विकास किसी काम का नहीं है। नागरिकों में जब तक राष्ट्रीय चेतना नहीं होगी तो विकास तो एक राक्षसी वृत्ति बन जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव, ये जो भौतिक विकास की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता में आया है कि जो अधिकारों के लिए जीने वाला समाज था उसमें कर्तव्य बोध दिखाया गया है। इसका उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री मन की बात में अनेक उदाहरण देते हैं तो ऐसे कितने लोगों का जो गांव और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं और समाज के लिए, देश के लिए किस प्रकार उन्होंने जीना सीख लिया है, इस भावना के बिना किसी भी राष्ट्र का उन्नयन नहीं होता। और विकास वास्तव में तभी सार्थक होता है जब लोगों के अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, मनुष्यता के प्रति समर्पण का भाव आता है। जो मोदी जी के 12 वर्ष हैं, ये विकास का पर्याय नहीं है, ये सेवा और समर्पण का भी पर्याय है। ये बहुत बड़ा बदलाव राजनीति ने देशवासियों के मन में किया है। पहले राजनीति हमेशा मानी जाती रही कि हमें राजनीति में पद पाना है, सत्ता पानी है, उपभोग करना है। अब राजनीति एक सामाजिक दायित्व बन गई है और हम देखते हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार, अभी आपने बताया 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो वहां सब जगह इस बात पर जोर रहता है कि केवल जो हमारे अधिकार हैं या विकास की योजनाएं हैं उनका उपभोग ही नहीं करना है, हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है कि जो एक इन्वॉल्वमेंट जनमानस का पूरे सरकारी तंत्र के साथ जुड़ा है, तो इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ है कि जो बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आए। और ये बलदेव भाई, आपने भ्रष्टाचार का जो जिक्र किया, सही कहा कि अगर 2014 से अब तक देखा जाए तो एक भी करप्शन का मामला सरकार पे नहीं लगा है, एक भी मामला देखने को नहीं मिला है। और इसका कारण यही है कि समाज उसमें सहभागी हो गया है। सरकारी योजना और सरकार की नीतियों में समाज की सहभागिता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है, ये केवल मंत्रियों, एमएलए, एमपी तक नहीं है, ये आम जनता तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, ये बहुत बड़ा बदलाव 2014 मोदी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में आया है। बिल्कुल, इस देश ने 2G स्कैम भी देखा, आदर्श सोसाइटी घोटाला भी देखा, कॉमनवेल्थ घोटाला भी देखा। हमें लगता है कि भूपेंद्र जी तो उस समय इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे होंगे दिल्ली में। कई बड़े घोटाले देखे, भ्रष्टाचार देखा, लेकिन इन 12 सालों में एक भी मामला करप्शन से जुड़ा सामने नहीं आया। यह है, कहा जा सकता है,
एक लीडरशिप, ये है कहा जा सकता है सिंगल विंडो सिस्टम जिस तरीके से लगातार काम किया। मैं भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुछ और रिएक्शन, कुछ और प्रतिक्रियाएं 12 साल को लेकर और खासतौर से उस रिकॉर्ड को लेकर जो आज पीएम मोदी ने तोड़ा है। मोदी जी के आने पर और इस सरकार के आने पर जो बदलाव हमने देखा है वो एक अचंभे की बात है। तभी हो सकता है जब मोदी जी जैसा एक सुघड़ कर्मठ नेता हो। मोदी जी में जो क्वालिटीज मैं देखता हूं एज ए राइटर डायरेक्टर, वो ये देखता हूं कि उनकी जो कम्युनिकेशन सेंस है, उनकी जनता की जो पहचान है, भारत का जो विजन है, उसको जो परिवर्तन लाना है, हमारे नेशनल कैरेक्टर में परिवर्तन लाना है, और टेक्नोलॉजी का यूज जितना अच्छा हमारे मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। दोस्तों, कुछ सफर सिर्फ समय से नहीं नापे जाते, वो नापे जाते हैं उस बदलाव से जो वे पीछे छोड़ जाते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने स्वयं को बदलते हुए देखा है। गांवों से लेकर महानगरों तक, बैंक की कतारों से लेकर मोबाइल की एक स्क्रीन तक, और उम्मीदों से लेकर उपलब्धियों तक। यह वो दौर भी रहा जब भारत ने वैश्विक मंचों पर अपना आत्मविश्वास दिखाया। G20 की अध्यक्षता, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया और कई बुनियादी परियोजनाओं ने दुनिया को एक नए भारत की झलक दिखाई। धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर निर्माण तक कई ऐसे फैसले हुए जिन्होंने देश के इतिहास में अपनी अलग जगह बनाई। भूपेंद्र जी, अगर हम संवाद की बात करें, खासतौर से सियासत में संवाद की बात करें, तो पीएम मोदी की शैली का कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं रहा है। वो चाहे बॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ मुलाकात हो प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो चाहे खिलाड़ियों के साथ मुलाकात हो, वो चाहे ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात संवाद हो, वो चाहे चाय पे चर्चा हो, ये संवाद की जो शैली रही है, ये जो कम्युनिकेशन कहा जा सकता है कनेक्टिंग रहा, इसको पीएम मोदी ने देश के सामने रखा और खासतौर से विपक्षी दलों को तो सीखना चाहिए। देखिए, जो आपने अभी बात कही, अभी बलदेव भाई भी बोल रहे थे, जो एक संवाद की प्रक्रिया है, ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक, जैसे हमें हिस्सा है, मूल मंत्र है। बिल्कुल, संवाद से बहुत वहां, और इसमें आपने अभी जैसे सुना रहे थे तो 370, राम मंदिर, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, यूसीसी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग कहते थे ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, बस कहते हैं खत्म हो जाते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, जो अभी धरोहर की बात कर रहे थे, अंबाला में आप देखिए 1857, इसको ये गदर का नाम देते रहे हैं, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, उसके लिए जो एक वहां पे संग्रहालय बन रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय है। उसको बनते हुए आज 5 साल हो गए हैं। मेरा ख्याल लगता है अगले साल तक उसका इनॉग्रेशन या इसी साल के अंत तक होने वाला है। वो अपने आप में देखने लायक है। मैंने देखा है अंबाला में बना, वहां के जो मंत्री हैं उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। और आप ये देखिए जो आपके इंडिया गेट में बना है, किस प्रकार भारतीय संस्कृति को इन्होंने जोड़ा है, और इसको यहीं पे नहीं जोड़ा है, पूरे विश्व में पहुंचाया है। आप देखिए, जापान के साथ हमने बुलेट ट्रेन का समझौता किया, कितना बड़ा लोन लिया, और वहां पे उनको हमने मोमेंटो के रूप में क्या दिया, गीता। बिल्कुल, आज गीता दी जा रही है। आज हम वहां पर घुमा रहे हैं अपने अतिथियों को, जहां पर हमारी धरोहर है। पहले सिर्फ ताजमहल के अलावा कहां लेके जाते थे। अब आप देखिए कि अभी जैसे अभी G20 की बात आ रही थी, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्रांत नहीं बचा होगा, बिल्कुल, जहां G20 की बैठक ना हुई हो, जब बैठक ना हुई हो। और वहां पर उन्होंने वहां की जो धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उससे लोगों को अवगत करवाया। आप ये देखिए कि उसको लेकर आज भी पूरे विश्व में चर्चा है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि आज इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद हमारा जो देश है, अभी भी जो क्राइसिस पूरा चल रहा है, चाहे तेल का है, चाहे LPG का है, चाहे और किसी चीज का है, इतने बड़े युद्ध के बावजूद हम अभी भी बहुत सारी, मैं कहता हूं कि हर चीज उपलब्ध यहां पर हो रही है। और जो संदेश की बात अभी हो रही थी, आप देखिए जो कोविड के दौरान प्रधानमंत्री ने जो जो कहा, जनता ने वो किया।
आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की अपील का प्रभाव, उसी का परिणाम था कि हमारे देश में इसका बहुत ही कम प्रभाव रहा। अगर हम यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री को भी देखें, और इस 12 साल में हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो लेवल है 5वें स्तर पर आना, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप अगर इसको समय बहुत कम है, अगर आप इसको परत पर खोलेंगे तो आप बिल्कुल आपने सही कहा भूपेंद्र जी की परत दर परत अगर बात की जाएगी तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है समझाने के लिए। लेकिन बलदेव भाई शर्मा जी, चुनौतियां हैं, चुनौतियां थी और चुनौतियां रहेंगी, पर चुनौतियों से कैसे निपटना है वो भी बिना हौसला खोए, बिना धैर्य खोए। हमें चाहे ट्रंप के टैरिफ के मामले की बात करें या फिर आतंकवाद की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, या फिर दूसरे बड़े मुद्दे ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो, दुनिया में जिस तरीके से उथल पुथल हो, भारत ने एक बहुत ही सधी हुई कूटनीति और रणनीति दुनिया देश के सामने और दुनिया के सामने पेश की। नहीं, ये अपना बलदेव भाई तो छत्तीसगढ़ में वहां कुलपति रहे हैं जी। वहां का जो टेररिज्म है, जिसको नक्सलवाद मुक्त भारत, नक्सलवाद का समूल नाश करना, ये कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको आज सरकार ये क्लेम कर रही है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और वहां पे विकास कार्य शुरू हो गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप खोलना शुरू करेंगे तो 12 वर्ष में इतनी अचीवमेंट हैं जो आपको गिनवाते भूपेंद्र, हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे, 12 सालों में आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन बलदेव भाई शर्मा जी, नक्सलवाद मुक्त भारत, आतंकवाद पर करारा प्रहार, चुनौतियां हैं, चुनौतियां थी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन वो धैर्य, वो हौसला, वो कहा जा सकता है कि सधी हुई कूटनीति का भी प्रदर्शन हुआ इन 12 सालों में। बहुत बड़ी बात है कि एक जुमला मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल में बड़ा प्रचलित हुआ है, ये क्या भारत है घुसकर मारता है। इस प्रकार पाकिस्तानी आतंकवाद सिर चढ़कर बोलता था और पिछली कांग्रेस सरकारों के समय में, उस समय के 10 साल में आतंकवाद ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया था। आज स्थिति ये है कि आतंकवादी थर-थर कांपते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक तो एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, नया ट्रेंड आया। दूसरा आप देखिए, जो रक्षा क्षेत्र है वहां कितने प्रकार के स्वदेशी शस्त्र हमारे देश निर्माण कर दिए, और आज केवल विदेशी शस्त्रों पर, उनके आयात पर भारत निर्भर नहीं रहा है, बल्कि भारत से स्वदेशी निर्मित शस्त्रों को दूसरे देश आयात कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इसका एक मूल कारण मैं मानता हूं कि मोदी ने भारत में जो एक संस्कार दिया राजनीति का, वो है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये मानसिकता जब सब देशवासियों में आ जाती है तो फिर अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए जीना सीखते हैं। आप देखिए भारत के चिंतन को राजनीति के द्वारा मोदी जी ने किस प्रकार पूरे विश्व में संप्रेषित किया। G20 बातें अभी हो रही थी, G20 में पूरी दुनिया के जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्रों के अध्यक्ष थे वो आए, लेकिन उसका स्लोगन क्या रखा गया, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को एक परिवार, एक भविष्य, और जो ये दृष्टि दी गई, जो ये वसुधैव कुटुंबकम है, ये दृष्टि केवल भारत ही दे सकता है। और मोदी जी ने कितने सफलतापूर्वक उस आयोजन किया, और हम टीवी पर देखते थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति ने भूल प्रशंसा इन सब बातों की। तो चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी ऊंचाई तक भारत ले गया है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही कमाल है। बलदेव भाई, हमें लगता है कि हम लोग ब्रांडिंग करना सीख गए, अपनी ताकत का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी शक्ति का, और ये बेहद जरूरी रहा है कि हमें अर्थव्यवस्था भी बढ़ानी है, लेकिन हमें ताकतवर भी बनना है, क्योंकि दुनिया में वही देश आगे बढ़ सकता है जो सक्षम है। खासतौर से जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, आज स्वदेशीकरण की बात करें, लगभग दुनिया के 80 ऐसे देश हैं जो भारत से हथियार खरीदते हैं। 38,000 करोड़ का इस समय एक साल में आयात हो रहा है। भारत के जो हथियार है वो दुनिया के देशों में जा रहे हैं। पर आज समय बस इतना ही। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बलदेव भाई शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 साल उपलब्धियों के साल रहे हैं, बेमिसाल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नया रिकॉर्ड जो है वो पीएम मोदी के खाते में आया है। तो चर्चा में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।